बनाने में योगदान आपके समाज का तो है, आपका कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो ये ऋणी हूं कि जोगिंदर ने, अली ने और मेरे दोस्तों ने मुझे बुलाया। मैंने यहाँ एक भतीजा भी अडॉप्ट किया हुआ है, रामपुरा गांव है यहाँ नजदीकी खरखोदा में। कुलदीप कहाँ है? कुलदीप रामपुरा के सरपंच है। और ये मेरे पास सबसे पहले मेरे ढूंढते ढूंढते कुरुक्षेत्र पहुंचे। ये बोले श्यामलाल जी आपसे मिलना है। महा मिलिए, मेरे पास एक बेटा है। ये बोला मैं हूं तेरा दूसरा बेटा। बोला था ना आपने, बैठो। अब ये डर रहा है अभी मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा न मांगा। ऐसा नहीं है, मैं बल्कि मेरे प्लाट पड़े एक दो उनमें से सोच रहा हूं। तो इस तरह के नौजवान साथी बेटे हैं मेरे। मेरा एक बेटा है अजय, वो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, और पुत्रवधु है मेरी, वो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, यूआईटी में। जिस भाई का बच्चा वहां पढ़ रहा है, बेटी पढ़ रही है, बहू पढ़ रही है, कृपा करके हमें भी एक बार मिलने का मौका दे कुरुक्षेत्र में। एक पोता है, एक पोती है। पोती एमबीबीएस करने गई है लेडी हार्डिंग में, अपने दम पे, कोई रिजर्वेशन से नहीं। उसने 16 लाख में 124वां नंबर लिया है। ये मैं अपने परिवार की बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं इसके माध्यम से आपको बता रहा हूं कि मैं कठोर गरीबी से एक जाट की भैंसे चराता चराता मैंने मैट्रिक की, फिर एक चक्की पे नौकरी की, वेल्डिंग वर्मा में जानता हूं, फिर लॉ किया, फिर एलएलएम किया, फिर पीएचडी किया। अब बच्चे भी सभी डबल डबल पीएचडी हैं। मेरा दामाद, मेरी लड़की, मेरी पुत्रवधु, मेरा बेटा, ये 8 पीएचडी होल्डर हैं। गरीबी से अगर छुटकारा लेना है विश्वकर्मा वंशियों को, परंपरागत हमारा जो काम है उसको छोड़ना नहीं है। ये दुनिया में सबसे बड़े बड़े पुल बने हैं, मंदिर बने हैं, मस्जिद बनी है, गुरुद्वारे बने हैं, ये आपके हाथ की कला है। आप किसी मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर की कोठी में जाएं, आपको सुंदर लकड़ी का सामान मिलेगा, कोई और नहीं बना सकता इसको। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा मैं जांगड़ा हूं, ये सच्चाई आपके बिना नहीं बन सकता। वो परंपरागत हमारा पुश्तैनी काम कहीं ना कहीं गुम होता जा रहा है। ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे की तरह जज बन के, ये बन के, अरे बिजनेस में बहुत बड़ा काम हो सकता है। नौकरी तो नौकरी करनी पड़ती है, सभी का नंबर उसमें नहीं पड़ सकता है, सभी को ज्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ता है। लेकिन अपना बिजनेस मत छोड़िए, आपका बिजनेस कहीं और चुरा लिया गया है। भगवान विश्वकर्मा पे अपना कब्जा रखिए। अगर वो ना होते, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, माता श्री सीता माता को जब रावण जी हड़ के ले गए, उनको लाने वाले आप ही तो हो। श्री रामचंद्र की फौज में ज्यादा काम करने वाले आप ही तो हो। ये श्री रामचंद्र भी आपका ऋणी है, जिनका मंदिर आप बना रहे हो। भारतीय जनता पार्टी है ये भी आपकी ऋणी है। आप अगर इनको वोट न देते तो राज ना आता, और आप अकेला अपनी वोट नहीं दे रहे हो, आप सैकड़ों समाज की वोट आपके पीछे मिल जाती है लोगों को। सतबीर जब वोट देता, अनिल जब वोट देता, इसके मायने हमारे दूसरे भाई हैं, नाई हैं, धोबी हैं, तेली हैं, गडरी हैं, छिंबा हैं, जुला, वो सारी तुम्हारी नकल करते हैं। आप एक बात सुनिए, 70 साल के बाद हम आज अमृत महोत्सव में जा रही है पार्टी, ये हमारी सरकार। देश तो बहुत पहले आजाद हो चुका है, हरियाणा तो 66 में बना है। ये मंथन आप कीजिए। मैं थोड़ा बहुत नजदीक जाना चाहता हूं, आप मतलब बाद में निकालते रहना। 57 में काका कलेलकर आया, 53 में, उसके बाद मंडल आयोग आया, 53 से लेके 92 तक कमेटियां बनती रही। आपको मिला कुछ नहीं, हम खाली हाथ रहे, अखबारों में देखते रहे भी आज ये हो रहा है, हुआ कुछ नहीं। 92 में पंडित रामजी लाल जी जांगड़ बने चेयरमैन इसी कमीशन के, जिसका मैं सदस्य हूं।
कुछ दिनों उन्होंने काम किया, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया। उनकी जगह आ गए देशराज कंबोज। ये जो 72 जातियां हैं, मोखरा में, मदीना में, नदियाना में, महम में, जब एक जाट या किसान हल चलाता है तो किसान जिस मुट्ठा पकड़ रहा है वो हल तो हमारा बनाया हुआ था। उसकी जो फाड़ी है वो लोहार ने ठीक की हुई थी, उसके बाल हमने ठीक किए थे, कपड़े हम जुला लेके आया था, कुम्हार बर्तन बनाता था। इस तरह सारा गांव बनता था। हमारा किसान से अटूट रिश्ता है। ये राजनीतिक पार्टियां बेशक कुछ भी कहती रही हूं, जब गांव बनता था, गांव बसता था, गांव के लोग बढ़ई को, लोहार को लेने जाया करते थे। और तरखान पंजाब में बढ़ई और लोहार और खाती, ये 3 शब्द 40 साल पुरानी जमाबंदियों में मैं दिखा सकता हूं। ये जांगीड़ ब्राह्मण, ये शब्द तो अब आया है 92 के बाद। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, देशराज जी ने, मैं किसी की बुराई कर ली कि नहीं, जब उनको पता था, मंडल आयोग ये कहता है कि हमारी आबादी पिछड़े वर्ग की देश में 53% है, तो 27% आरक्षण लागू क्यों नहीं हुआ? ये आज तक भी नहीं लागू हुआ। ये वो कौन सी शक्तियां थी, आप उनको पहचानो। देशराज कंबोज पिछड़े वर्ग का मंत्री था, वो चेयरमैन रहा, उसके 2 मेंबर थे, जैन वर्मा कुम्हार बरवाला से, परमानंद जी से एमएलए। कौन सी दिक्कत थी, क्यों नहीं वो रिजर्वेशन दे पाए? उसके बाद गुरनाम सिंह आयोग, वो तो एक जज था। केसी आयोग, केसी गुप्ता, ये लोग क्या चाह रहे थे, आप जोड़िए अनाज को, छेदड़ी अनाज में कितने, एक हड़ पे छेदड़ी अनाज पे काम तो मैंने भी किया, मेरे पिताजी ने किया है। लेकिन हमारे पास 150 वर्ष थे, किरमच गांव है, बुरा गोद के जो जाट है वहां सारे, बहुत अच्छा गांव है मेरा। आज तक मेरे गांव में कभी 7 इकावन नहीं हुई है, 36 बरादरी का गांव है। मैं किसी जाति का विरोध करने के लिए नहीं, अपने समाज को सशक्त कैसे बनाया जाए, बच्चों की पढ़ाई कैसे, कौन सी और कब कहां होती है, उसके बारे में ज्ञान देने आया हूं। क्योंकि जो जो तरक्की होती जा रही है, और हमारा जो मजदूरी थी, मेहनत थी, वो भी कहीं और चली गई है। आदमी का काम मशीनों ने ले लिया, ठेकेदारों ने ले लिया। अब करनी बसोली वाला आदमी इंतजार कर रहा है, वो हमारा इंतजार नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो मैं बात करने लगा था आयोगों की, वो लोग 72 जातियां आपकी, चौधरी भजनलाल जी के समय में देशराज जी के चेयरमैन बनने पे आदरणीय सैनी, अहीर, गुज्जर, यादव भी बैकवर्ड बन गए। उनका बी बना दिया, आपको ये रख दिया। लेकिन बी में भी आरक्षण तो 27 में से गया, उनको अलग क्यों नहीं दिया गया? भजनलाल जी तो अपने आप को नेता मानते थे पिछड़ों के, उन्होंने हमारा 27 के अलावा देना चाहिए था, हमें मिला नहीं, उनको दे दिया, और ये लागू नहीं हुआ। कई जगह यही रहा कि मेरे पिछड़ा वर्ग ए के मूल निवासी, मूल पिछड़ों के बच्चे नौकरी नहीं लग सके। अब पिछले साल 18 जुलाई को इन्हीं दिनों आयोग बना। राममेर जी, सतबीर जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरी बात पे ध्यान दें। 18 तारीख को हमने नौकरी ज्वाइन की, और मुझे यह समझाया गया था, कांग्रेस जो है ये कहती थी कि बीजेपी वाले तो आरक्षण खत्म करते हैं, ये नहीं बैकवर्ड के देशी नहीं है। मेरे दिमाग में ये बात थी। मैंने जस्टिस के पांव पकड़े, टाइप वाला में लेके आया। हमारे पास 28 दिन थे, 28 दिन में 6734 गांवों की रिपोर्ट तैयार करनी थी। मैं अकेला उसमें जांगड़ा था, एक तो पंजाबी था और दूसरा हाईकोर्ट का जज था।
उस 28 दिन में ना चपड़ासी है, ना क्लर्क है, ना स्टेनो है। अगर मेरे वो 28 दिन निकल जाते, रिपोर्ट में तैयार ना करवा लेता, तो अब तो फिर 5 साल के बाद लागू होना था। ये 5 साल में मेरा विश्वास नहीं, मेरी राजनीतिक उम्र 3 साल है, मनोहर लाल की 5 साल है। किस राजा का राज होता मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे न्यायमूर्ति दर्शन सिंह जी, मेरे आदरणीय वाइस चांसलर, उन्होंने दिन रात काम करके रिपोर्ट बनाई, मुख्यमंत्री को सौंप दी। 18 को रिपोर्ट सौंपी है, 19 को विधानसभा में सेशन बुलाया और उससे अगले दिन गवर्नर का अध्यादेश हुआ। और आपको गांव में सरपंचों में तो आपको मिले 8%, वो तो पहले दे बैठे थे। ये सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, जितने चेयरमैन बनेंगे 8% से बनेंगे। बाकी की मैं बताता हूं क्या हुआ। जैसे मैं मदीना में हूं, रामेर जी, मदीना में जितनी बैकवर्ड ए की आबादी है और जितनी शेड्यूल कास्ट की आबादी है वो जोड़ लो आप। शेड्यूल कास्ट के पंच पहले भी बनते हैं मदीना में, बैकवर्ड के अब बनेंगे। 50% से ज्यादा, 100 की आबादी मान लो दोनों की, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। तो जितने शेड्यूल कास्ट के हैं उनमें से निकाल के आपके बनने हैं। दूसरा कोई भी बीच में हवा भी नहीं गुजर सकती, कोई और इसमें हिस्सा ले नहीं सकता। इतना मजबूत कानून हमने आपके लिए बनाया है। और ये 28 दिन में फिर मुझे पता लगा कि मुझे इस सरकार पे शक नहीं करना चाहिए, जो रिपोर्ट देने के 3 दिन बाद लागू कर देती हो। फिर मुझे वो दिन याद आए कांग्रेस के, यार वो तो झूठ बोलते हैं। अब फिर आगे चले, इन शहरों की रिपोर्ट लेके हम सारी डिवीजनों में गए हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, रोहतक, अंबाला और करनाल। ये कमिश्नरी है हमारी, इसमें कमीशन गया, रिपोर्टें तैयार करी शहरों की, उसमें भी यही लागू हुआ। पहली बार शहरों में आपके एमसी बनेंगे कम से कम 3 आदमी, एक महिला, बीसी एक ही, और बाकी चेयरमैन 8% के हिसाब से तुम्हारे 12 उसमें बनते हैं। मुश्किल से 2 आपके मेयर बनेंगे, एक तो 2 तो बन ही रहे आप भी, लेकिन रिजर्व हो गए हैं, ये पक्के बनेंगे। अब एक बात और कहूंगा मैं अपने घर में अपने भाइयों से, इसमें जो हमारा बड़ा समाज है, जिनको मैं बड़ा भाई मानता हूं, एक तो मूल पिछड़े हैं, एक बड़े पिछड़े भी हैं हमारे, सैनी साहब हैं, अहीर हैं, गुजर हैं, यादव हैं। इनके तो मंत्री हैं सेंटर में, इनके तो स्टेट में मंत्री एक नहीं है, एमपी भी है। मैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की नीयत देखिए, बी को आरक्षण नहीं मिला, ए को मिला है। मैं आपको लड़वाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप 1000 सरपंच बन चुके हो हरियाणा में, 13,000 पंच बन चुके हो आप, और इतने ही पिछड़ा वर्ग के बने हुए। हो गया बराबर काम दोनों भाइयों का। ये है हरियाणा एक, हरियाणवी एक। ये आरक्षण हुआ है राजनीतिक। इससे पहले वीपी सिंह की सरकार आई, कितने प्राइम मिनिस्टर रहे? 11, 10, और चीफ मिनिस्टर भी 10। एक बस नहीं छोड़ी चलाने में, एक कार्यालय नहीं छोड़ा चलाने में, और हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया। उन शक्तियों को ही भूलना नहीं है आपने। एक साल में जितनी नौकरियां गई हैं, ये सतपाल जी जांगड़ा प्रधान बैठे हैं, एक दिन पूछा ये नौकरियां मिल रही है हमें? चेयरमैन थे ये अनिल, मिलता है उसको, भारत भूषण भारती, जो सीएम के एडवाइजर है। मेरे 43,000 नौकरी लगी है, मेरी बैकवर्ड एक ही 1 लाख से ऊपर की नौकरियां दी उसने। मैंने सारी चेक करता था, क्योंकि मेरी पावर नहीं थी, लेकिन मैं लिस्ट में देखता था। अगर ये नौकरियां 70 साल से हमें मिलती रहती, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं थी। आज हमें अच्छाई का बुरे का फर्क देखना है। मैं किसी के लिए
तरफदारी नहीं कर रहा हूं। अगर यही सरपंच आज से 40 साल पहले बनने शुरू कर देते तो 15-20 MLA तो हम ही नहीं के दम पे ले लेते। अब आपसे विनम्र प्रार्थना ये है, आप इलेक्शन लड़ चुके हो, वोट मांगी है आपने, ये रामपुरे का सरपंच ने मांगी है वोट। इससे पहले आपने सारी उम्र वोट दी है। 70 साल में पहली बार वोट मांगने का आपको हक मिला है, तो आप जाट की, सैनिक के, हीर की, गुज्जर की भी इज्जत करो। क्यों इज्जत करो? उनका धन्यवादी हूं मैं। जब मैं अपने समाज को रिजर्वेशन दे रहा हूं, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, उनका धन्यवादी हूं। नहीं तो वो ताकतवर लोग थे, फिर आगजनी कर देते। मेरा समाज कभी लड़ाई नहीं लड़ने जानता, ना इसने कभी वृक्ष काटे, ना इसने बसें फूकी, ना सड़कें तोड़ी। ये तो बिल्ली के बेर खड़ा खड़ा के श्री राम के मन में इज्जत कराना जानता है। और मुख्यमंत्री जी आप पे ध्यान है, और मैं ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, अब सारे पंच सरपंच इकट्ठे हो जाओ और मुख्यमंत्री से मिलो। आने वाला जो चुनाव है ना विधानसभा का, उसका रंग ही कुछ और होगा, और इसी नियत से मैं निकला हूं। मेरा मदीना आने का मतलब यह है कि हमारा समाज पिछड़े वर्ग एक है, मुझे वहां से लोग विधानसभा में जाते नजर आने चाहिए। ऐसी सरकार की मंशा भी है, मेरी मंशा भी। ये रिकॉर्ड की बात बोल रहा हूं मैं, मेरे पास कागज है सारे गाड़ी में। 66 में हरियाणा बना बुजुर्गों। ये 72 जातियों का कोई चेयरमैन नहीं था जिला परिषद का। आप देख लेना इतिहास उठा के, आज तक कोई चेयरमैन नहीं बना इनका। आज तक लोकसभा में ये लोग नहीं गए। आबादी 53% कर है मंडल आयोग। पीपीपी परिवार पहचान पत्र जितनी आबादी कर रहा है, हम आबादी में सबसे भारी पड़ते हैं। एक लोकसभा में नहीं गया हमारा। रामचंद्र जी राज्यसभा में है, इससे पहले और राज्यसभा में राम प्रकाश था, लेकिन लोकसभा में हम नहीं गए। रामजी लाल भी लोकसभा राज्यसभा में, हाँ। लेकिन वोट मांग के बनना कुछ और होता है। दूसरी खुशखबरी ये मैं देना चाहता हूं, मेरा सबसे बड़ा अफसर ये बैठा रामेर, इसकी नड्डा जी से बात भी हुआ, मोदी से भी हुआ, बतांदा है नहीं हो। ये मंडल का अध्यक्ष है यहाँ मदीना का खरीटी का ही तो, ये खरीटी का मंडल अध्यक्ष है। 17 तारीख को दिल्ली की सरकार ने यह फैसला कर दिया कि पिछड़े वर्गों के लिए अलग मंत्रालय बनाने जा रहे हैं। भगवान विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में इनके नाम के छाया के नीचे 13,000 करोड़ रुपए रखे जाएंगे, जो हिंदुस्तान में पिछड़े वर्गों की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत होगी, सामाजिक स्थिति मजबूत होगी। और जो राजनीतिक स्थिति है ना, ये आरक्षण राजनीतिक है, ये एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन होगा और तरह से, लेकिन आपको राजनीतिक पद मिला है। अब आप डीसी से, एसडीएम से 1000 सरपंच तो आमने सामने बात कर सकते हैं। अब जिला परिषद में आप हो, ब्लॉक समिति में आप हो, शहरों में आप एमसी बनोगे, 3 चेयरमैन बनोगे, तो फिर बचा क्या है? शेड्यूल कास्ट भाई और आपको जोड़ लें 2 जातियों को, बाकी से ऊपर चले जाते हो आप। सबसे 50% तो आप ही हो गए हो। ये सोचने की बात है। अनिल जी, मुझे नहीं पता राजनीति में कौन एमएलए बनना है, किसने क्या बनना है, लेकिन हमारे समाज को यह सोचना पड़ेगा। हमारी दिल्ली में जो संगठन है हमारी इसका समाज का, वो 150 साल पुराना है। अभी तक एमएलए नहीं बना सका। वो बातें करेंगे बड़ी बड़ी, चंदे भी ले लेंगे, कट भी हो जाएगा, कट कम होता है। वो हरियाणा में एमएलए नहीं पैदा कर सके। हमने तो थलेसर में एक विद्यमान भाई को बना दिया था। अब आत्ममंथन आपने करना है। मेरी ड्यूटी खत्म है। हम तो थोड़े दिनों में कुछ और खुशखबरी देंगे आपको। अभी 1 साल हुआ है हमें बने को।
और ये सारा जितना 30 साल ये चले गए, हमारा हिस्सा छीना है। और मैं इस मंच से एक बात कह दूं, हमारे जो पंच भाई हैं, जिला परिषद वाले हैं, ब्लॉक समिति वाले हैं, और जहां सरपंच बनते हैं, कई भाई तो खुश होते हैं, कई भाई छोटी सोच के हमें बुरा मान रहे हैं। वो झूठी दरखास्तें देने लग गए। अभी से किसी दरखास्त पे कोई कार्रवाई करने से पहले श्यामलाल से पूछना पड़ेगा। हम किसी बैकवर्ड के पंच सरपंच के ऊपर कार्रवाई नहीं होने देंगे नजायज, और किसी सरपंच को नजायज सस्पेंड भी नहीं होने देंगे। मैं ईमानदारी की परिभाषा भी जानता हूं। गुंडागिर्दी, जबर जो लोग नजायज करते हैं गरीबों को, अब गरीबों का समय है। मोदी तो हमारे से भी गरीब है, उसका कितने क्या कुछ है उसके पास, और मनोहर तो है घुमंतु, वो तो वैसे ही साधु है। तो जब ये इतने बड़े बड़े लोग देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सूबे के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, आदिवासी मुर्मू बहन हमारी राष्ट्रपति बन सकती हो, पाल गडरिया समाज का हरियाणा का गवर्नर बन सकता हो, तो आप क्या सोच रहे हो? चाणक्य ने कहा था कि जब गरीब को सत्ता मिलेगी तो बड़े बड़ों लोगों के पेट में दर्द होगा। आप इन गरीबों की लड़ाई लड़ा जो ऊपर बैठे हैं। आप किस बात का पूछिए ना, 70 साल में आपने हमें क्या दिया? और अभी थोड़े दिन बचे हैं हमारे, 1 साल, और उसमें भी आपको निशान मिलने वाला है। मैं अभी बता नहीं सकता। मैं संवैधानिक पद पे हूं, आपका हूं, आप में से हूं। बच्चों को पढ़ाना, लड़कियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, और जो बहुएं हैं घर में, कोशिश करो उनको पढ़ाओ। मेरी पुत्र वधु बीटेक करके भिवानी से आगे कर, बच्चे भी हो गए, लेकिन वो एनआईटी में एमटेक की, उसने फिर पीएचडी करी, अब 12-15 साल बाद फिर पीएचडी की। तो इन बच्चों ने मेरा नाम ज्यादा ऊंचा किया। अगर ये बच्चे ना पढ़ते तो लोग ये कहते श्यामलाल तो सिफारसी है, उसने बच्चे लगवा लिए। मेरी पोती ने मेरा नाम ऊंचा किया। आप बच्चों पे ध्यान दो। करनी बसोली चाहे कहीं रख के 5% पे कुछ भी ले लो, लेकिन बच्चों की किताबें, अगर खेलने वाले खिलाड़ी बनना चाहते हैं वो, और मैंने फोन नंबर दे जाना है आज आपको। ये फोन कभी बंद नहीं होता। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं। आप जो मर्जी, मेरी ड्यूटी चंडीगढ़ में जो बैठा हूं लगा सकते हैं, मैं उसका जवाब हाँ और नो में आपको दे दूंगा। बच्चों को ज्यादा पढ़ाओ, और मुझे खुशी है यहाँ ये बात करने में कोई फायदा नहीं है कि नशे से बचो। इतने सुंदर सुंदर डोले हैं, इतने सुंदर छाती है, तो मेरे भाई नशे से दूर हैं ही। और मुझे अपने समाज पे, भाइयों पे फख्र है, बुजुर्गों पे फख्र है। मैं बार बार आपके चरणों में नमन करना चाहता हूँ। आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरा जो घर है, मेरा परिवार जो है बहुत बड़ा है, और आप मुझे समय समय पर मुझे जो भी आदेश देंगे, चाहे आपको मेरे को कान से पकड़ के भी काम कराना हो, मैं आपके लिए रहूंगा। मेरा जीवन अपने समाज के उत्थान के लिए रहेगा। मैं ज्यादा समय में आपके बीच में नहीं रहूंगा। इन्होंने खर्चा किया, गलत किया, ये काम बिना खर्चे भी मैं कर सकता था, क्योंकि खर्चा करने का टाइम वो आएगा ना, किसी आप में से टिकट मिलेगा तो हम सारे उसके साथ देंगे। ये अपने समाज के एक एमएलए वहां भेजना है, विधानसभा में एक एमपी भेजना है, तो इसी तरह पिछड़ा वर्ग के लोग विधानसभा में जाने चाहिए। आप लोगों ने इतना मान सम्मान किया, मैं क्या शब्दों से उनका बताओ कैसे करें। मैं इस काबिल तो था भी नहीं, मैं तो एक नौकर हूँ छोटा सा। आप लोगों का मान सम्मान से मैं ऋणी रहूंगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमन, चरण वंदना।